नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एससी कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना और मूल अधिकार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लास को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि इस तरह की और वीडियोज़ आपके पास आसानी से पहुँचती रहे। यह भारतीय संविधान की मैराथन की दूसरी क्लास है। इससे पहले हम फर्स्ट क्लास जिसमें हमने डिस्कस किया था भारत शासन अधिनियम के बारे में, वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है भारतीय संविधान की क्या प्रस्तावना। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, प्रस्तावना के बारे में बात करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो इसका स्रोत क्या है, इसे कहाँ से लिया गया है? तो इसे हमने लिया है अमेरिका से। कहाँ से लिया है? अमेरिका से। और भारतीय संविधान की भाषा कहाँ से ली गई है? भाषा को लिया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कहाँ से ली गई है? ये ली गई है रूस से। और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की बात कहाँ से ली गई है? ये ली गई है फ्रांस से। और बात करें उद्देश्य प्रस्ताव की, तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे प्रस्तुत किया था। और कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसे स्वीकार कब किया गया था? इसे स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रस्तावना को लेकर, तो इसमें दो केस से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला केस है बैरूबारी केस 1960 और केशवानंद भारतीय केस 1973। तो बैरूबारी केस 1960 में क्या कहा गया है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और यह असंशोधनीय है। लेकिन केशवानंद भारतीय केस 1973 में क्या कहा गया है? प्रस्तावना संविधान का भाग है और संशोधनीय है। यानी जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? केशवानंद भारतीय केस 1973। संशोधन का मतलब ये नहीं है कि संसद के पास प्रस्तावना में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है। वह इसमें सिर्फ परिवर्तन कर सकता है, वो भी किसके अनुसार? अनुच्छेद 368 के अनुसार इसमें वो परिवर्तन कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? वो सिर्फ साधारण बहुमत से इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी इसके लिए इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी अगर प्रस्तावना में क्या करना है? परिवर्तन करना है। क्लियर? नेक्स्ट अब बात करें प्रस्तावना के लिए महत्वपूर्ण कथन। किस किस ने प्रस्तावना के लिए कुछ महत्वपूर्ण कथन कहे हैं? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ये कहा है ठाकुरदास भार्गव जी ने। ठाकुरदास भार्गव जी ने क्या कहा है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। और परिचय पत्र किसने कहा है? M.K. पालकीवाला ने कहा है। किसने कहा है? M.K. पालकीवाला ने इसे परिचय पत्र कहा है। और इसे जनकुंडली किसने कहा है? डॉक्टर K.M. मुंशी ने इसे क्या कहा है? जनकुंडली कहा है। और प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने इसे क्या कहा है? पवित्र दस्तावेज कहा है। और प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा है? ये कहा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा है? इसे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। तो ये कुल मिलाकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अक्सर प्रस्तावना से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को हमने कहाँ से लिया है? तो इसे हमने लिया है अमेरिका से। इसे हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका यानी USA से। और यह सिर्फ व्यक्ति पर लागू होता है, किसी संस्था पर या समूह पर नहीं होता और ना ही सरकार पर यह लागू होता है। इसे
संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है और इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। प्रश्न हमसे ये पूछा जाएगा कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो हम क्या जवाब देंगे कि संविधान के भाग 3 को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्लियर? यह अस्थाई और सीमित है। इसका मतलब यह अधिकार सस्पेंड या संशोधित किए जा सकते हैं। कब? किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे आपातकाल के समय इन अधिकारों को राष्ट्रपति के द्वारा कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है और इन्हें बदलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। यानी अगर हमें इसमें परिवर्तन करना है तो किसके द्वारा होगा? संसद के द्वारा होगा। और इन्हें हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। यानी ये अधिकार वाद योग्य हैं। क्या हैं? वाद योग्य हैं। क्लियर? और हम यह भी कह सकते हैं कि इसका रक्षक कौन है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसके रक्षक हैं। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि मूल अधिकार प्रवर्तनीय होते हैं क्योंकि हम इन्हें सरकार पर इन्फोर्स करा सकते हैं क्योंकि ये वाद योग्य हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मूल अधिकार क्या है? प्रवर्तनीय है। क्या है? प्रवर्तनीय है। नेक्स्ट है, इनकी प्रकृति नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। क्या मतलब है इस बात का? जिन मौलिक अधिकारों के तहत राज्यों को कुछ करने का निर्देश दिया जाता है वो सकारात्मक होते हैं और जिनके अगेंस्ट कुछ नहीं करने का आदेश दिया जाता है या निर्देश दिया जाता है वो कैसे होते हैं? नकारात्मक होते हैं। तो इनकी प्रकृति नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। पहले मूल अधिकार कितने थे? 7 थे। अब कितने हैं? 6। 6 क्यों है? क्योंकि इनमें से एक जो क्या था, संपत्ति का अधिकार, वो 44 में संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। अब कुल 6 मूल अधिकार हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं अब यह न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है। अब ये कहाँ है? अब इसमें से हटा दिया तो कहाँ गया ये संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में है और ये क्या है? एक विधिक अधिकार है। इसे हम क्या कह सकते हैं? ये एक वैधानिक अधिकार बन गया है। और कहाँ है? भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में है। क्लियर? बात करें कि कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या अधिकार दिए हुए हैं, तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 29 से 30 में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचार, और इसी को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा भी कहा गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा। क्लियर? और बाकी ये अनुच्छेद के बारे में हम अभी आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपातकाल में मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। मूल अधिकार आपातकाल में क्या है? समाप्त किए जा सकते हैं। कैसे? अनुच्छेद 359 के द्वारा आपातकाल के दौरान मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त किए जा सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 359 और किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जाता, चाहे आपातकाल ही क्यों ना हो। और अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 किसको प्राप्त है? केवल भारतीयों को प्राप्त है। और अनुच्छेद 14 और 20 से लेकर 28 तक, कौन सा? 14 और 20 से लेकर 28 तक भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो केवल भारतीय को जो प्राप्त है वो क्या है? 15, 16, 19, 29 और 30। और भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है वो कौन से हैं? 14 और 20 से लेके 28। अनुच्छेद 17 किसके बारे में बताता है? अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत के बारे में और अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। और अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार प्रदान करता है। इसी पर अभी क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी एडवर्टाइजमेंट 51 जो अभी कैंसिल हुआ है। क्लियर? चलिए अब आगे डिस्कस कर लेते हैं वो सभी अनुच्छेद जो मूल अधिकार से या मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, उन्हें अच्छे से डिस्कस एक एक करके यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 क्या करता है? परिभाषा की बात करता है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट क्या कर सकती है?
इसके तहत कानून बना सकती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस अनुच्छेद के तहत कोई भी गवर्नमेंट मूल अधिकार छीन नहीं सकती, परंतु उसकी बेहतरी के लिए कानून बना सकती है। क्लियर? तो ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 12 में कहा गया है। वही बात करें अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है? अल्पीकरण। अल्पीकरण का क्या मतलब है? डेरोगेशन। और असंगत, असंगत का मतलब क्या है? इनकंसिस्टेंट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है यदि आपके मूल अधिकार से किसी को कोई दिक्कत होती है तो इसे हटा दिया जाएगा या बदलाव किया जा सकता है। यानी मूल अधिकार तभी तक सुरक्षित हैं जब तक उससे किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के सामने समानता या कानून के समक्ष संरक्षण। क्या मतलब है? कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो वीआईपी हो या आम आदमी। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल इससे बाहर है। वो भी कब तक? जब तक वो पद पर बने हुए हैं। अगर वो एक बार पद से हटे तो वो भी इस कानून के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? कोई सरकार या व्यक्ति किसी के साथ 5 आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकती या कर सकता है। वो कौन से 5 आधार हैं? पहला है धर्म, दूसरा है जाति, तीसरा है वंश, चौथा है लिंग और 5वां है जन्म स्थान। यानी कोई सरकार या व्यक्ति इन 5 आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? यह लोक नियोजन की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। यानी सरकारी नौकरी में समानता की बात करता है। इसके आधार पर आरक्षण की जो व्यवस्था है वो 3 आधार पर होती है। कौन कौन सी? जाति, लिंग और 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी 50% के अंदर ही होगी। क्लियर? तो धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो सकती, धर्म के आधार पर नहीं हो सकती, जाति और लिंग के आधार पर आरक्षण मिल सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। तो किसके लिए? अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी के बारे में। तो छुआछूत के जो प्रचलन को समाप्त करने पर यह जोर देता है। वो कितना समाप्त हुआ कितना नहीं वो सबके सामने है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 किसकी बात करता है? उपाधियों का अंत। क्या कहता है उपाधियों के अंत के बारे में? यह सभी तरह की उपाधियों जैसे लगा लेते हैं महाराज और सर, नाइटहुड और रॉय या राय बहादुर, इस तरह की जितनी भी उपाधियां हैं उनको नहीं रखने पर जोर देता है। तो वो कौन देता है? उपाधियों का अंत किसमें है? अनुच्छेद 18 में है। बात करें अनुच्छेद 19 की तो अनुच्छेद 19 किसकी स्वतंत्रता देता है? वाक और प्रेस की स्वतंत्रता देता है। वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। कौन कौन सी? पहली है बोलने की स्वतंत्रता यानी बोलने की प्रेस की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। दूसरा है हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरी है समूह व संघ बनाने की स्वतंत्रता या सहकारी संस्थाओं की स्थापना। चौथा है भारत के अंदर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। 5वां भारत में कहीं भी बसने की, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है। और छठा है अपनी मर्जी से कोई भी व्यवसाय हम कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता हमें किस में मिलती है? अनुच्छेद 19 में मिलती है। और अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराध के संबंध में स्वतंत्रता। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को तब तक आप अपराधी नहीं मान सकते जब तक उसके द्वारा किया गया अपराध की श्रेणी में ना आ जाए। और किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार दंड नहीं मिल सकता। तीसरा उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। ये किसके अंदर आता है? ये सभी तीनों पॉइंट अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। क्या मतलब है? इसको और भी कह सकते हैं जीवन जीने का अधिकार। किसमें है? अनुच्छेद 21 में है। इसमें हम 2 केस के बारे में बात करेंगे। एक है एम के गोपालन केस। कौन सा? 19
50। और दूसरा क्या है, मेनका गांधी केस 1978। एम के गोपालन केस 1950 के आधार पर जीवित रहना ही जीवन का अधिकार बताया गया था, यानी जिंदा है वही जीवन है, ये किसने बताया था, एम के गोपालन केस ने 1950 में। लेकिन भाई मेनका गांधी केस जो 1978 में है, उसने क्या बताया, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को ही जीवन जीने का अधिकार बताया। कौन सा अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। क्लियर। तो ये किस में आता है, अनुच्छेद 21 में आता है। वही अनुच्छेद 21 काम है, अनुच्छेद 21 काम में क्या आता है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। और ये कब जोड़ा गया था, ये 86वें संविधान संशोधन में, जो कब हुआ था, सन 2002 में जोड़ा गया था। क्या, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार। अनुच्छेद 22 की, तो 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात करता है। इसमें व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, 24 घंटे में न्यायालय के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार है, और अपनी मर्जी से वकील रखने का अधिकार किसमें आता है, अनुच्छेद 22 में आता है। वहीं अनुच्छेद 23 की बात करें तो इसमें क्या आता है, मानव का दुर्व्यापार, मतलब मानव का दुर्व्यापार, बेगार, बेगार का क्या मतलब है, बॉन्डेड लेबर, मतलब बिना भुगतान के काम नहीं कराया जाएगा, यानी किसी से काम कराना है तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट है बालाश्रम नहीं होगा। अनुच्छेद 23 में क्या है, बालाश्रम नहीं होगा, यानी आप किसी से जबरदस्ती कोई काम, कोई श्रम नहीं करा सकते। वो किस में आता है, अनुच्छेद 23 में आता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24, ये बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए है। इसके अंतर्गत क्या है, 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखाने या फैक्ट्री में काम कर आप नहीं करा सकते हैं। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम पर रोक है। ठीक है, लेकिन ये राज्य पर लागू नहीं होता, राज्य सार्वजनिक कार्य में लगा सकता है। कौन, राज्य। नेक्स्ट है अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 क्या बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसके तहत धर्म को मानने या ना मानने का अधिकार प्राप्त है। जिस धर्म को मानते हैं, जो भी मानता है उसका आचरण करना व उसके प्रचार और प्रसार का अधिकार है। साथ ही सिखों को कृपाण धारण करने का जो अधिकार है वो किसके तहत मिला हुआ है, अनुच्छेद 25 के तहत मिला है। बात करें अनुच्छेद 26 की, तो अनुच्छेद 26 क्या करता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। क्लियर। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, अनुच्छेद 27 कहता है कर न देने की स्वतंत्रता। कर न देने की स्वतंत्रता क्या मतलब है, राज्य नागरिक के ऊपर किसी प्रकार का कोई ऐसा कर नहीं लगा सकता जिससे प्राप्त धन का उपयोग किसी विशेष कार्य के उत्थान में किया जाए या विशेष धर्म के उत्थान में किया जाए। ऐसा कोई राज्य किसी व्यक्ति पर कर नहीं लगा सकता। क्लियर। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा के संबंध में स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत क्या है, राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित शिक्षा संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। कौन नहीं दे सकते, राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित शिक्षा संस्थान। लेकिन राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान हो या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान, कौन कौन से, आर्थिक सहायता प्राप्त या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान है, वो क्या कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, परंतु वह यह शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं है। क्लियर। बात करें अनुच्छेद 29 की, तो ये क्या करता है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करता है और ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, यानी इसे सिर्फ फायदा किसको है, भारतीय नागरिकों को ही है। और प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। क्लियर। अनुच्छेद 29 के तहत राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान धर्म, जाति, वंश और भाषा के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। वहीं बात करें अनुच्छेद 30 की, तो इसके अनुसार अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। क्या किया गया है, अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसके तहत जो अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन अल्पसंख्यक शब्द को दो तरह से परिभाषित किया जा सकता है, एक भाषाई अल्पसंख्यक के आधार पर और एक धार्मिक अल्पसंख्यक के आधार पर। क्लियर। अगला है अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 क्या है,
इसे समाप्त कर दिया गया कब? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। वो कब हुआ था? 1978 में इसे समाप्त कर दिया था। इससे पहले इसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार था। क्लियर? अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। और इसके तहत हम 5 प्रकार के रिट डाल सकते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम क्या कहते हैं? हॉबियस कॉर्पस। क्या कहते हैं इसे? हॉबियस कॉर्पस। और दूसरी है परमादेश, जिसे हम क्या कहते हैं? मैंडेमस। और तीसरी है अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा को क्या कहते हैं? क्यू वारंटो। और प्रतिषेध है प्रोहिबिशन। और उत्प्रेषण है सर्टियोररी। ये 5 प्रकार के रिट है जो अनुच्छेद 32 के तहत डाली जा सकती है। ये क्या क्या होती हैं इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 5 प्रकार की रिट हैं जो हम डाल सकते हैं। ये क्या क्या है होती हैं, इनको भी हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये क्या है? ये एक निजी या लोक अधिकारी दोनों के लिए जारी की जा सकती है। जब किसी को बंदी बनाया जाता है तो उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत इसी रिट के द्वारा करते हैं, और इसे अनुच्छेद 21 के सुरक्षा में जारी किया जाता है। क्लियर? वही बात करें परमादेश की, तो ये केवल लोक अधिकारी के लिए जारी किया जा सकता है। हैबियस कॉर्पस किसके लिए? निजी और लोक अधिकारी दोनों के लिए होता है। परमादेश सिर्फ और सिर्फ लोक अधिकारी के लिए होता है, इसे निजी व्यक्ति के लिए जारी नहीं करते हैं। और इसमें भी राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए इसे जारी नहीं किया जा सकता। अगला है अधिकार प्रक्षा। ये जब जारी होता है जब कोई व्यक्ति किसी और के पद को गलत या गैरकानूनी तरीके से हासिल कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को उसके पद से हटाने के लिए क्यू वारंटो रिट जारी की जाती है। बात करें प्रोहिबिशन और सर्टियोररी की, तो ये रिट किसी न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जाती हैं। पहले प्रोहिबिशन रिट जारी होती है और अंत में कौन होता है? सर्टियोररी रिट जारी की जाती है। क्लियर?